हेलो एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेक्शन करने जा रहे हैं विच इज़ प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। हालांकि प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स और लीस्ट स्क्वायर फिटिंग ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, लेकिन लीस्ट स्क्वायर फिटिंग हम अनदर लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के साथ साथ सीएसआर नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रैंडम एंड द सिस्टमैटिक एरर्स। देन इसके बाद हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स जो है वो स्टडी करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला है, आरएमएस एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर के बारे में जानेंगे। एंड देन वी आर प्रोसीडिंग टू द सीएसआर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंडम और सिस्टमैटिक एरर्स से। देखो, रैंडम और सिस्टमैटिक जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रैंडम का मीनिंग हुआ कि मतलब बाय चांस रैंडमली हमारे पास हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और कोई एरर हमारे पास में आ रहा है रीडिंग के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका कॉज नहीं मालूम है तो आप जो है इसको मिनिमाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बेस्ट है। आप बहुत सारी रीडिंग लीजिए, उसके बाद उन रीडिंग का सम लेकर के आप जो है डिवाइड कर दीजिए टू द नंबर ऑफ द रीडिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू टेक द मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स। उससे क्या होगा कि आपका जो भी हमारे पास एरर आ रहा हो, रैंडम एरर, वो यहां पर मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, सो रैंडम एरर क्या होते हैं? ठीक है, दैट अकर बाय चांस। ठीक है, इसके कोज जो है वो अननोन है हमारे लिए, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ये एरर आपको मिले तो आपको क्या करना है, बहुत सारी, ये हमेशा करना है। देखो, जब भी आप रीडिंग ले रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान तो आपको ये कोशिश करनी रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लें ताकि आपका जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ आपका जो है मेजर्ड वैल्यू जाए, यानी कोई एरर प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, सो रैंडम एरर अकर्स बाय चांस एंड कोज इज unknown. ठीक है, so they can minimized by taking mean of, ठीक है, mean of all observations. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। अब देखो, जो सिस्टमैटिक एरर का मीनिंग ये हो गया कि जो हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट है ना, तो एक्सपेरिमेंट करते समय उस सिस्टम में कोई फॉल्ट है। अब वो सिस्टम जो है वो हो सकता है कि आप लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके अपरेटस में हो हमारे पास कोई डिफेक्ट, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन हमारे पास में लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे रीडिंग को लेना है, या हो सकता है कि आउटसाइड कोई हमारे पास वेरिएशन देखने को मिल गया, लाइक द टेम्परेचर, लाइक द प्रेशर, इस प्रकार के वेरिएशंस अगर देखने को मिल रहे हैं तो भी हमारे पास डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि सिस्टमैटिक एरर का मीनिंग ये हो गया कि जो हम लैब के अंदर जो सिस्टम है, ठीक है ना, लैब मीन सिस्टम, तो उसके अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसके वेरियस हमारे पास पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना, इसके जो रीजंस हैं वो आपको पता चलेगा, मतलब यहाँ पर कोज इज अननोन था ना, यहाँ पर कोज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम तीन टाइप के यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर जो है वो रीजंस जो है वो हम लोग तीन टाइप के पढ़ सकते हैं। तीन टाइप के रीजन जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केस है कि अगर हमारे पास में कोई पीस जो है अपरेटस में हम लोग जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट डिवाइस इज मैन्युफैक्चर्ड, कोई हमारे पास डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रखा हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास रीडिंग में क्या आएगा, एरर प्रोड्यूस होगा। सो नेक्स्ट, डिफेक्ट इन मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, डिफेक्ट इन मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई डिफेक्ट अगर मौजूद है मेजरिंग डिवाइस के अंदर तो फिर सिस्टमैटिक एरर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन डू नॉट नो हाउ टू टेक रीडिंग। ठीक है, हाउ टू टेक रीडिंग, या फिर उसने केयरफुली जो है रीडिंग नहीं लिया, तब भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस होगा। एंड द लास्ट वन इज ड्यू टू द एक्सटर्नल इफेक्ट्स, लाइक टेम्परेचर, जैसे कि मान लो आप स्क्रू गेज से किसी वायर का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट, मान लो वहां बहुत गर्मी है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो वायर है
ओके, सो वायर में थर्मल एक्सपेंशन होने की वजह से उसका जो थिकनेस है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो जो हमें एक्चुअल में वायर का रेडियस मिलना चाहिए था या डायमीटर मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाएगा। ओके, सो वायर का जो हमारे पास थिकनेस है that was existing non uniform due to the variation of the temperature or due to the thermal expansion। तो ऐसा हो सकता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। ओके, इसी प्रकार से प्रेशर का कोई वेरिएशन आ जाता है। तो इस प्रकार के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिस्टमैटिक एरर्स को। और सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं उनको देखो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहां पर तो आपने कंट्रोल कर लिया, अब मान लो टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन है, अब उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, और इसी प्रकार से मान लो उसके अंदर डिफेक्ट मौजूद है मेजरिंग डिवाइस के अंदर। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज का यूज कर रहे हो और उसमें पहले से ही जीरो एरर हमारे पास में पहले से ही जीरो एरर मतलब हो। ठीक है, जीरो एरर का मीनिंग ये हो गया कि स्टार्टिंग इनिशियल केस में जो हमारे पास नीडल है ऑफ दैट मेजरिंग डिवाइस वो जीरो को शो नहीं कर रहा है। ओके, तो जीरो के इस साइड भी हो सकता है, जीरो के लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों तरफ हो सकता है। उसके हिसाब से हमारे पास पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव जीरो जो है एरर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एरर्स जो है वो थोड़ा मिनिमाइज करना हमारे लिए मुश्किल रहता है, कंट्रोल नहीं हो सकता इसके ऊपर, लेकिन रैंडम एरर जो है वो हमारे पास कंट्रोलेबल है। ओके, तो आप बहुत सारी रीडिंग ले करके और उसका मीन लीजिए तो रैंडम एरर हमारे पास में जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी एरर्स हम लोग डील करते हैं ना तो हम अज्यूम करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो प्रोड्यूस ना हो किसी भी तरीके से। ठीक है ना, जो भी एरर हो वो सारा का सारा कैसा हो, रैंडम हो, ताकि हम मीन लेकर के उनका कंट्रोल जो है वो किया जा सकता हो। ठीक है, तो अभी देखो इसमें ना जैसे कि हम लोगों ने रैंडम और सिस्टमैटिक एरर के बीच डिफरेंस देखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से, वन इज अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर, अब्सोल्यूट एरर का मीनिंग ये हो गया कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन लिया है या हमने जो भी रीडिंग लिया है वो मीन से कितना डेविएटेड है। ठीक है ना, जैसे हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ली, 5 रीडिंग्स मान लो हमने ली, ठीक है, तो 5 रीडिंग्स का हमने जो है मीन कैलकुलेट कर लिया। अब जो भी मीन वैल्यू आ रही है और जो आपने वो 5 रीडिंग्स ली हैं उनके बीच का कितना वेरिएशन है वो वेरिएशन को बोलते हैं अब्सोल्यूट एरर। तो ऑब्वियसली बात है अब्सोल्यूट एरर का जो हमारे पास डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और हाँ, मॉड आप यहां पर यूज कर दें क्योंकि अब्सोल्यूट का मीनिंग ये होता है कि यहां पर जो भी वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो वो वैल्यू भी पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रू वैल्यू किसी केस में ज्यादा आ रही हो मेजर्ड वैल्यू से, या ऐसा भी हो सकता है कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से अधिक है। सो द वैल्यू ऑफ दिस अब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय ट्रू माइनस में मेजर्ड। ठीक है, ट्रू माइनस मेजर्ड। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, अब्सोल्यूट यहां पर ले लिया है। ठीक है, तो वैल्यू मेरे पास अगर नेगेटिव भी आ रही होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद में, नेक्स्ट इसके बाद है रिलेटिव एरर। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, मीन अब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट किया जाता है। मीन अब्सोल्यूट एरर का मीनिंग ये हो गया कि जब आप ये डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज के लिए आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है, ट्रू वैल्यू तो हमारे पास में आप मीन कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास मान लो 5 रीडिंग्स है तो 5 ही हमारे पास अब्सोल्यूट एरर्स के जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। जब आप उन सब का मीन कैलकुलेट करेंगे देन मीन अब्सोल्यूट एरर आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मीनिंग ये हो गया कि जो अब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड आउट किया है ये, एंड देन उसके बाद में उनका जो मीन लिया, मीन लेने के बाद में आपने उसको डिवाइड कर दिया ट्रू वैल्यू से, तो फिर हमें मिल जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, सो रिलेटिव एरर क्या है कि अगर हम अब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं और उन सब का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन अब्सोल्यूट एरर को मान लेते हैं AM से डिनोट कर रहे हैं। सो AM डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू, सो ट्रू वैल्यू इज सपोज डिनोटेड बाय 80, तो ये मेरे पास आएगा रिलेटिव एरर, मीन अब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल और द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो हमारे पास इस रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव एरर। ठीक है, यानी ट्रू वैल्यू से हमारा जो मीन अब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो कितना हमारे पास में मतलब डेविएट कर रहा है, तो हमें उससे पता चलता है। ठीक है ना, और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या कैलकुलेट होगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, जिसको हम कंप्लीट बोलेंगे रिलेटिव परसेंटेज एरर। ठीक है, सो रिलेटिव परसेंटेज एरर जो है वो आप ग्रेजुएशन टाइम में आपने किए भी होंगे एक्सपेरिमेंट, तो लास्ट जो कैलकुलेशन हमारे पास होती है उसमें आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके ये बताते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें इतना % का एरर है।
ओके, तो ये आपने ग्रेजुएशन टाइम में किया होगा। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने लीस्ट स्क्वायर फिटिंग को ज़्यादातर जो है आपने दिया होगा प्रेफरेंस, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर फिटिंग क्या होता है इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये काम करेंगे, इस पर ना एक न्यूमेरिकल करते हैं in which some readings are given to you and you have to find out the absolute error, mean absolute error, relative error and the percentage error। और न्यूमेरिकल बहुत इजी लेंगे ताकि सिर्फ आपको एक आइडिया चल जाए कि किस प्रकार से ये सभी एरर्स कैलकुलेट होते हैं। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इन विच यू हैव टू फाइंड आउट द absolute error इन द मेजर्ड वैल्यूज। ओके, आपने मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आई और फिर उसके बाद आप कैसे absolute error और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। So error in readings या ऑब्जर्वेशंस। ओके, मान लीजिए आपने वायर जो है ना उसका डायमीटर फाइंड आउट किया यूजिंग द स्क्रू गेज और आपके पास जो रीडिंग्स आ रही हैं दैट वाज 3 मिलीमीटर, 3.2 मिलीमीटर एंड 3.4 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस या रीडिंग्स आने लग रही हैं। तो देखो अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर मीन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इन सभी का मीन कैलकुलेट करें, सो आई एम गेटिंग 3 + 3.2 + 3.4 डिवाइड बाय 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा मीन वैल्यू। ओके, एक्स एम से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ओके, सो मीन वैल्यू कितना कैलकुलेट होगा, 3.2 के, ठीक है। 3.2 के इक्वल हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा एक्स एम का वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ दिस रीडिंग्स। तो अभी हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स। सो एब्सोल्यूट एरर्स हमारे पास हो जाएंगे, देखो 3.2 और इस 3, ठीक है ना, 3.2 और ये जो 3 है इनमें कितना डेविएशन है, 0.2 का। नेक्स्ट 3.2 और 3.2 में 0 का, 3.2 और 3.4 में 0.2 का, ठीक है। ये मेरे पास आए एब्सोल्यूट एरर्स। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। तो इसे हम लोग नाम दे देते हैं सपोज AM, ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मेरे पास आएगा 0.2 + 0 + 0.2 एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, ये ट्रू वैल्यू है ना, मीन वैल्यू कैलकुलेट जो अब हम करते हैं रीडिंग्स में, तो हमें ट्रू वैल्यू की अप्रॉक्स हमें वैल्यू मिलती है। ओके, और ये हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसे काम करेंगे XM से हम लोग डिनोट कर देंगे। एंड आफ्टर सॉल्विंग आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 0.133, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर का। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर XR से डिनोट करेंगे रिलेटिव एरर को, ठीक है, XR से, एंड इट्स वैल्यू विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर XM डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू विच इज XT। तो यहाँ से हो जाएगा 0.133 डिवाइड बाय 3.2, ठीक है। सोल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास लगभग 0.04, ठीक है, 0.041, लगभग इतना हमारे पास वैल्यू आ जा रहा है। तो परसेंटेज एरर अगर आपके पास कैलकुलेट करेंगे इस रीडिंग के अंदर, ठीक है ना, जो रीडिंग्स आपने ली हैं, ऑब्जर्वेशंस ली हैं, तो इनमें परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। सो परसेंटेज एरर हो जाएगा रिलेटिव एरर इनटू में 100%, दैट मीन्स 4.1%। तो ये हमारे पास में परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट हो गया है। ओके, तो ऐसे आपने जो है क्वेश्चंस करना है व्हेन एरर्स जो है ऑब्जर्वेशंस या रीडिंग में आपको कैलकुलेट करना हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, और जो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वेरियस हमारे पास अदर वेरिएबल्स पर निर्भर करेगी, जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलेंगे ना। तो ये जो क्वांटिटीज हमारे पास आएंगी, इनमें अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, जिसको हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलेंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाले हैं एरर इन द क्वांटिटीज। ओके, एरर इन द क्वांटिटीज, ये रीडिंग और ऑब्जर्वेशन में था। अच्छा, इससे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पर मिली एमीटर है, ओके, और यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं हम एक अननोन रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल R, और वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक वोल्ट मीटर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, दिस इज ए वोल्ट मीटर। ओके, ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है। अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको ये दिया जाता है कि जो मिली एमीटर है वो हमारे पास कोई किसी तरीके का, मतलब उसके अंदर आइडियल आप इसको अज्यूम करके चलें, ठीक है, मतलब मिली एमीटर के थ्रू
ठीक है, मिलीमीटर का जो भी रेजिस्टेंस है उसको आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लें, ठीक है। सो इट इज गिवन टू इन दिस क्वेश्चन दैट मिलीमीटर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर रखा है, ठीक है। वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग शो किया वो आपको दिया हुआ है, वोल्ट मीटर ने 80 वोल्ट जो है शो किया, जबकि वोल्ट मीटर का अगर मैं फुल स्केल रेंज की बात करता हूं, ठीक है, तो ये आपको गिवन है 0 से लेकर के 100 वोल्ट तक, और रीडिंग इसने कितना शो किया, 80 वोल्ट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, इस वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी आपको गिवन है, मान लेते हैं 1000 ओम पर वोल्ट, यानी 1 वोल्ट जब ये रीडिंग शो करेगा, 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंगली इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है 1000 ओम के इक्वल, ओके, ये आपको गिवन, सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको। फिर अब आपको ने कैलकुलेट ये करना है कि जो हमारे पास परसेंटेज एरर आएगा इन द मेजरमेंट, ठीक है, इन मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ कैपिटल R, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हम लोगों ने मान लो कैलकुलेट करना है। सो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग V इज इक्वल टू आर आई यूज कर लें, ओम्स लॉ, तो मेरे पास R कैलकुलेट हो जाएगा V डिवाइड बाई आई। अब वोल्टेज कितना शो कर रहा है, तो वोल्टेज वोल्ट मीटर शो किया कितना, 80, डिवाइड बाय करंट है हमारे पास 5 मिली एम्पियर, तो बेसिकली 16 पर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 16 किलो ओम, ओके। तो ये मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, बट इन एक्चुअल क्या होगा, आपने यहां पर ये अज्यूम किया है कि जो करंट है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो कितना है, 5 मिली एम्पियर है, यानी कि इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कोई किसी तरीके का करंट जो है वो ड्रॉ नहीं हो रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर जो है वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हमें ऑफर करता है और इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है करंट यहां पर हमारे पास ड्रॉ होगा। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो डाटा आपको गिवन है उसका यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे सेंसिटिविटी गिवन है ना आपको, सेंसिटिविटी का मीनिंग ये हो गया 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 1000 ओम के इक्वल, और क्योंकि इसका जो फुल स्केल रेंज है वो 100 वोल्ट तक जा सकता है, इसलिए 100 वोल्ट जो हमारे पास हो गया, यानी कंप्लीट जो वोल्ट मीटर हो गया, वो हमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट वाज कॉल्ड द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1000 इंटू में 100 ओम, यानी आ गया हमारे पास 100 किलो ओम, ठीक है। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, और क्योंकि आपको पता है कि वोल्ट मीटर ने कितना रीडिंग शो किया, 80 वोल्ट, तो हम अब ये पता लगा सकते हैं कि जो करंट है अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर वो कितना होगा। सो करंट अक्रॉस द वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आएगा वोल्टेज कितना शो किया इसने, 80 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है वोल्ट मीटर का, तो वो है हमारे पास 100 किलो ओम, ओके, दिस इज द करंट। तो अभी इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं, देखो ये मिली एम्पियर में आने वाला है एंड द रिजल्ट विल बी 0.8, यानी कि जो 5 मिली एम्पियर करंट इधर से जा रहा है उसमें से 0.8 मिली एम्पियर करंट जो है वो यहां पर ड्रॉ कर लेगा कौन, वोल्ट मीटर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हमारे पास में करंट जाएगा, सो करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस वुड बी 5 माइनस में हो जाएगा 0.8, यानी ये आ गया हमारे पास 4.2 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, 80 वोल्ट इसने शो किया, डिवाइड बाय करंट कितना है, सो करंट विल बी 4.2 मिली एम्पियर। तो अभी अराउंड आपके पास जो है ना 19 किलो ओम के अबाउट जो है हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू 19 किलो ओम, और यहां जब ओम्स लॉ से कैलकुलेट किया गया कि जो वोल्ट मीटर है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो उस केस में वैल्यू कितना आ रहा है, 16 किलो ओम, ठीक है। तो अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज एरर, तो वो हो जाएगा ये डिफरेंस कितना है, विच इज 19 माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू विच इज 19 मल्टीप्लाई विद द 100%। कैलकुलेट आप इसे कर ही लेंगे, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना था कैसे परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट होता है, ओके। अभी हम क्वांटिटीज में कैसे होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव एरर, इससे पहले हम लोगों ने रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर हमने कैलकुलेट किया इन द ऑब्जर्वेशंस, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिलेटिव एरर इन क्वांटिटीज, ठीक है। तो क्वांटिटीज में हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सो कोई क्वांटिटी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कॉल इट एज x, जिसका वैल्यू हो सकता है a प्लस बी,
a माइनस बी, a इंटू बी, और हो सकता है a बाई बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ इस प्रकार से निर्भर कर रहा है। ओके, तो ये क्वांटिटी हमारे पास x है, तो x में अगर आप एरर निकालेंगे तो आपको ये मालूम है रहना चाहिए कि a और b में कितना एरर है, a और b में कितना एरर है, तो उसके हिसाब से रिलेटिव एरर आप कैलकुलेट करेंगे और इन सभी में फॉर्मूला जो है वो सेम रहने वाला है। द फॉर्मूला विल बी, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर, उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल a बाय a प्लस में डेल b बाय b। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका है। हालांकि देखो, रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं और इसे जब किसी क्वांटिटी के लिए कैलकुलेट किया जाता है तो इसका सबसे बेस्ट टेक्निक ये होगा कि आप दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम ले लें या लॉगरिथम ले लें और फिर उसका आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा और इस साइड आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर इन द एक्स वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव एरर, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मेन बात ये आती है कि जब जैसे मान लो यहाँ पर आप लॉगरिथम लेंगे और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस साइन आना चाहिए था। ऐसे ही जब डिवीजन में होता है तो लॉग लेने पर नेगेटिव साइन आता है, तो फिर यहाँ पॉजिटिव क्यों कंसिडर किया, यहाँ नेगेटिव में आना चाहिए था। यहाँ पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, बट यहाँ इन दोनों केस में तो नेगेटिव आता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया गया? देखो, जब आप रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे ना एक्स के अंदर, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसका मीनिंग ये हो गया कि a में कितना एरर और b में कितना एरर, दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आपके पास कैलकुलेट होगा टोटल एरर इन द x वैल्यू या x क्वांटिटी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप डिफरेंस लेकर के कैलकुलेट करें। दैट मीन्स आपको दोनों का कॉम्बिनेशन जब कैलकुलेट करना है, a और b में कितना एरर है, तो आपको दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा। यहाँ पे यू हैव टू कैलकुलेट क्वांटिटी में x में कितना एरर है ना, तो इसके लिए a में कितना एरर प्लस में b में कितना एरर, ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। अगर पावर आ जाती मान लो, ठीक है, लेट अस कॉल a की पावर n होता, तो अभी हमारे पास रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल x बाय x, और जैसे नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो n का जो ये पावर जो हमारे पास है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, तो n एंड देन वी हैव डेल्टा a बाय a। ओके, और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो इस पर बेस्ड ना एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम मान के चल लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब आपने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया तो उसमें कुछ आपको परसेंटेज एरर देखने को मिला। मान लेते हैं टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर है 2% का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो परसेंटेज एरर है सपोज वो है 3%। तो आपने कैलकुलेट ये करना है कि जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, उसमें कितना परसेंटेज एरर यहां पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये तीनों जो है क्वांटिटीज आपस में कनेक्ट है बाय रिलेशन, एंड दैट रिलेशन विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। ठीक है, तो यहां से बेसिकली मुझे l का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है ना, जैसे मान लो हमें x जो है उसमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना होता या परसेंटेज एरर, तो हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना a और b के टर्म्स में। वैसे ही अगर l में चाहते हैं एरर तो l का पहले फॉर्मूला कैलकुलेट कर लें। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड l डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो l का यहां से वैल्यू आ रहा है g इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, और ध्यान रखना रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करने के लिए या रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए इन ए क्वांटिटी यू हैव टू टेक फर्स्ट द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा ln l इज इक्वल टू ln ऑफ g एंड प्लस में 2 ऑफ ln ऑफ t एंड देन वी हैव माइनस का ln ऑफ 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो मेरे पास आ जाएगा डेल एल बाय एल। ठीक है, डेल एल बाय एल, फॉर स्मॉल चेंज हम डेल एल लिख रहे हैं, वैसे डी एल आएगा यहाँ पे, बट डेल में उसको कन्वर्ट कर दिया फॉर ए स्मॉल चेंज इन द एल, और यू से दैट स्मॉल एरर इन द एल। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल जी बाई जी प्लस में 2 इंटू डेल टी बाई टी, और देखो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया बिकॉज इट इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। ओके, तो ये मेरे पास आया है क्या, रिलेटिव एरर। अभी परसेंटेज एरर दिया है और परसेंटेज एरर ही पूछना चाहता है, इसलिए मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं।
सो डेल एल बाय एल इंटू 100% इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर कैलकुलेट होगा कि जो g है उसमें कितना परसेंटेज एरर, सो दैट इज गिवन टू यू 3%, ओके। एंड देन वी हैव प्लस में 2 इंटू यहां पर टाइम में कितना परसेंटेज एरर 2, सो यहां पर हो जाएगा 2%, सो 3 प्लस में 4 दैट इज 7%, ठीक है। तो 7% हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब ये हो गया कि जैसे ए में एरर था, बी में एरर था, तो एक्चुअल में जब ये दोनों ऐड हुए ना तो प्रोपेगेट करके कहां चले गए, एक्स में एरर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको बोलेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। सो इफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन मोर देन वन independent variables and while measuring the independent variables there are some error in that, तो हमारे पास उस डिपेंडेंट वेरिएबल में भी क्या हो जाएगा, एरर प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस डिपेंडेंट एरर में जब हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू में जब एरर प्रोड्यूस होगा दैट वाज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रूट मीन स्क्वायर एरर भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट होता है, और इसका अगर वैल्यू की बात करूं, एक चीज और देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स में कार्ल पियर्सन द्वारा जो है, ठीक है ना, कार्ल पियर्सन द्वारा यहां पर जो है इसको दिया गया था, ठीक है। और ये कार्ल पियर्सन वही है जिन्होंने रैंडम वॉकर जो है वो प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस की है, ठीक है ना। रैंडम वॉकर की जो प्रॉब्लम है वो किसने यहां पर बताई है, कार्ल पियर्सन ने बताई है मैथमेटिक्स के अंदर, ओके। तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन के अराउंड जो है कैलकुलेट होता है। पहले आप डेविएशन निकाल लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है सपोज x, या कोई एक हमारे पास वेरिएबल है जो कि x है जिसको आप मेजर कर रहे हैं, तो x में जो डेविएशन होगा दैट वाज x माइनस xm। xm क्या चीज है, मीन वैल्यू, ओके। सभी का जो मीन वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना वो xm हो जाएगा, तो ये तो डेविएशन आ गया। डेविएशन का स्क्वायर कर दें आप लोग, फिर इस स्क्वायर का जो हमने डेविएशन का जो स्क्वायर किया उसके बाद हमने मीन कैलकुलेट कर लिया और फिर स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये मेरे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इन द क्वांटिटी x, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, ये हमारे पास इसका डेफिनेशन बनेगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है जो आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें आरएमएस एरर जो है, आरएमएस एरर ये प्रोवाइड करता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है, इन द मेजर्ड वैल्यूज, जैसे यहां x है तो इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। x माइनस एक्सएम को क्या बोलेंगे, ठीक है, डेविएशन बोलेंगे, तो इसको कंप्लीट हम बता देते हैं, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, ठीक है। बहुत सारे डेविएशंस कैलकुलेट होंगे ना आपके सामने, तो यहां पर एक काम करते हैं, समेशन लगा देते हैं। एक वैल्यू थोड़ी ना है यहां पे x की, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ली है, रीडिंग्स ली है आपने, ठीक है। तो x माइनस एक्सएम बहुत सारे कैलकुलेट होंगे, तो एक काम करते हैं यहां पर हम लोग समेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। समेशन हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं, काम करें अंदर यूज कर लें, ठीक है, यहां पर हम लोग समेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी क्या है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला कब वैलिडेट है, ये फॉर्मूला आपका वैलिडेट है जब आपको एक डाटा गिवन हो, एक डाटा गिवन हो और फिर आपसे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाए। डाटा का क्या करना है, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन रीडिंग दे रखी है उसका मीन कैलकुलेट करें, एक एक करके डेविएशन कैलकुलेट करते चले जाएं, उसका स्क्वायर करें और सबका सम कर दें, ठीक है। तो वैसे तो यहां पर ये होना चाहिए था, इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ सम ऑफ, ठीक है, ठीक है, मीन ऑफ, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन बनेगा। तो जो भी आपको डाटा गिवन है, सबसे पहला काम क्या है, आप मीन कैलकुलेट कर लें, फिर एक एक का आप डेविएशन कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कैलकुलेट करते रहें, ठीक है, ऐड करना है सभी को, एंड डिवाइड बाय n रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और फिर लास्ट में आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रकार का क्वेश्चन सीएसआर नेट में आया हुआ भी है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर मैच कर रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके।
तो देखो ये तो हमने बात किया कि जब कोई डाटा या ऑब्जर्वेशन या कोई रीडिंग आपको दे रखी हो तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन या आरएमएस एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम बात किया। नेक्स्ट ये रहेगा कि अगर हम कोई क्वांटिटी में चाहते हैं आरएमएस एरर या अनसर्टिनिटी फाइंड आउट करना तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आरएमएस एरर इन क्वांटिटीज, ठीक है। अब क्वांटिटीज में अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्वांटिटी में क्या होता है कि एक हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और वो कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज पर निर्भर कर रही होगी, और उन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में एरर होने के कारण इस डिपेंडेंट क्वांटिटी में भी एरर आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट वाज आरएमएस एरर मेजर्ड इन द क्वांटिटीज, ठीक है। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज आरएमएस एरर इन सम क्वांटिटीज, ओके। तो मान के चलते हैं कि जो अभी हमने एक्स जो है ना मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन से डिनोट किया था थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में, वो एक्स हमारे पास एक क्वांटिटी है सपोज, ओके, एंड दैट क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट है और ये दो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो अगर हमारे पास में एक्स किसी भी प्रकार से ए और बी के साथ रिलेट करता है तो हम ऐसा कहेंगे कि जो एक्स जो है, ठीक है ना, एक्स में जो डेविएशन आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे इस केस में तो वो कितना आना चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, दिस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, ओके। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आप कैलकुलेट कर लें यहाँ से, ठीक है। वैसे तो ये सिग्मा एक्स होगा बट अगर हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए के अंदर कितना है डेविएशन, सो दैट वाज ए माइनस ए एम, ठीक है, एंड देन वी हैव डेल एक्स डिवाइड बाय डेल ए विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके। फिर नेक्स्ट आएगा b माइनस बी एम, ये b के अंदर हमारे पास डेविएशन आया, एंड देन टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू b, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सएम, ठीक है, ये x माइनस एक्सएम का वैल्यू है। देखें अगर x जो है वो a और b दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर निर्भर करता है और a और b में भी कुछ एरर्स प्रोड्यूस हो रखे हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि x में जो डेविएशन है वो कितना होना चाहिए, a में कितना डेविएशन मल्टीप्लाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू a, एंड प्लस में b में कितना डेविएशन एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नाउ पुट डाउन दिस वैल्यू हियर, यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिग्मा एक्स जो हमारे पास आएगा दैट वाज रूट में, ठीक है, रूट में 1/n, ठीक है, रूट में 1/n, एंड देन x माइनस एक्सएम इसका होल स्क्वायर करना है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां कंप्लीट का स्क्वायर आएगा, ओके। तो कंप्लीट का स्क्वायर अगर आप यूज करेंगे यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो प्लस में जब 2ab करेंगे तो मेरे पास आएगा डेल x का होल स्क्वायर, है ना, डेल x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि डेल x जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से डेल एक्स बाई डेल ए, डेल एक्स बाई डेल बी रिप्रेजेंट्स द अनसर्टिनिटी किसके अंदर, एक्स मेजरमेंट में, तो वो बहुत स्मॉल है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसको आफ्टर एक्सपेंडिंग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, a माइनस ए एम का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल एक्स बाई डेल ए का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा b माइनस बी एम का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल एक्स बाई डेल बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और बेसिकली ये कितना है, सिग्मा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली रूट में, अब देखो a माइनस ए एम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट सिग्मा a, ठीक है, सिग्मा a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन वी हैव डेल एक्स बाय डेल ए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आरएमएस एरर किसके अंदर, a के अंदर, ठीक है। फिर प्लस में हम नेक्स्ट आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा b स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल्टा x बाय डेल्टा b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम x का डिपेंडेंसी मान के चलते हैं a और b के ऊपर, ठीक है, तो सिग्मा x का मीनिंग हो गया कि x में कितना हमारे पास में अनसर्टिनिटी है या आरएमएस एरर है, वो आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला है, देखो दिस इज ए जनरल फॉर्मूला, रिमेंबर, ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला,
ठीक है, जनरल फॉर्मूला कब आया है? ये जनरल फॉर्मूला तब आया जब हमने x का डिपेंडेंसी माना है सिर्फ a और b पर। अगर मान लो c और d पर भी होता तो हम इस फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड कर देते, ठीक है ना, आगे हम इसको एक्सटेंड कर देते, ठीक है। तो अभी जिस समय पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल आप फॉलो करेंगे, मान लेते हैं x जो है वो a और b पर कुछ एडिशन रूल या फिर सब्ट्रैक्शन रूल से फॉलो कर रखा है, ठीक है। जैसे मान लो एडिशन से ही कर रखा है, x का वैल्यू a प्लस b के इक्वल है, ठीक है। मान लेते हैं आपको ये क्वांटिटी दे रखा है, x का वैल्यू a प्लस b, ठीक है। और अगर x का वैल्यू a प्लस b दिया हुआ है, इन दैट केस डेल x बाय डेल a हो जाएगा 1 के इक्वल और डेल x बाय डेल b हो जाएगा ये भी 1 के इक्वल। पार्शियल डेरिवेटिव है ना x का विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, तो ये कितना हो गया यहाँ से 1 और 1। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा x इज इक्वल टू रूट में, ठीक है, सिग्मा x रूट में सिग्मा a स्क्वायर प्लस में सिग्मा b स्क्वायर। अच्छा ये एडिशन में हुआ है ना, अगर सब्ट्रैक्शन में होता तो क्या होता? सब्ट्रैक्शन में अगर आप करेंगे तो बेसिकली देखो x का वैल्यू कितना अज्यूम कर रहे हैं, a माइनस b सपोज, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में बता रहा हूं, अगर क्वांटिटी जो है x वो हमारे पास में a और b पर कुछ इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं क्वांटिटीज, ठीक है। तो a और b में एरर जो है वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से सिग्मा a सिग्मा b, ठीक है। तो अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव में डेल x बाय डेल a कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और डेल x बाय डेल b कितना हो जाएगा माइनस का 1। लेकिन जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर वो तो प्लस 1 हो जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला आएगा। सो द सेम फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड फॉर द एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी आपको क्वांटिटी कोई भी आपको दे रखा हो x z वटएवर, और वो हमारे पास में किन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स a b c d कुछ इस प्रकार से है और उन पर निर्भर कर रहा है, और आपको RMS एरर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया या फिर अनसर्टेनिटी आपको मालूम करना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा x स्क्वायर भी कर सकते हैं, सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा a स्क्वायर प्लस सिग्मा b स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ये रूल फॉलो होगा। अब मान लीजिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में। सो नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मान लेते हैं x जो है, या डिवीजन में देख लो, ठीक है, किसी में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए a और b मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं, यहां पर जो है डिवीजन में भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां से बताइए डेल x बाय डेल a कितना होगा, यहां से आ जाएगा b के इक्वल, और डेल x बाय डेल b कितना होगा, a के इक्वल। यहां पर भी देखिए इसी प्रकार से डेल x बाय डेल a कितना होगा, सो दिस कम्स आउट टू बी a, सॉरी 1 बाय b, ओके 1 बाय b हो जाएगा, ओके। एंड देन डेल x बाय डेल b कितना हो गया, माइनस का a बाय b स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें ये वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो मेरे पास आएगा सिग्मा x, ठीक है, एंड अंडर रूट में देन सिग्मा a स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल x बाय डेल a का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया b स्क्वायर, प्लस में फिर यहां से हो जाएगा सिग्मा b स्क्वायर एंड देन वी हैव a स्क्वायर, ओके। यहां से देखते हैं, देखो हमारे पास आएगा सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, सिग्मा a स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल x बाय डेल a का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय दिस इज b स्क्वायर, ओके। एंड देन वी हैव प्लस में हो जाएगा सिग्मा b स्क्वायर, और यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय b टू द पावर 4। ये वैल्यू आपके सामने आ रही है, ओके। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आपने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लिया, या इसे हम RMS एरर बोल रहे हैं। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपने ध्यान रखना है, फिर आप क्या करेंगे, यहां पर फ्रैक्शनल RMS एरर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल RMS एरर किसके लिए कैलकुलेट होता है, जब क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रही होती हैं। मीनिंग ये हो गया, यहां पर क्या करेंगे, सिग्मा x डिवाइड बाय x आपने करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रैक्शनल RMS एरर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, रूट में, अब देखो मतलब ऐसा हो गया एक तरीके से कि x से आपने डिवाइड किया इस तरफ, तो उधर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिग्मा a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा सिग्मा b स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। और अब x का जो वैल्यू है ना वो आप यहां से पुट कर देंगे, a इंटू b है, तो यहां से आ जाएगा रूट में सिग्मा a स्क्वायर, ठीक है। और यहां जब x स्क्वायर आप पुट करेंगे दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और मेरे पास आएगा a स्क्वायर, प्लस में हो गया यहां से सिग्मा b स्क्वायर और डिवाइड बाय b स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा यहां पर देखें, आप यहां कैलकुलेट करें कितना आएगा, रूट में
ठीक है। और सिग्मा एक्स बाय एक्स, फ्रैक्शनल आरएमएस एरर कब कैलकुलेट किया जाता है? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, इसलिए फ्रैक्शन लिया जा रहा है यहां पे। ओके, नाउ सिग्मा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, प्लस में फिर सिग्मा बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी टू द पावर 4, और फिर यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर, ठीक है, एंड देन वी हैव बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखो, ये इससे कैंसिल आउट, और यहां पर देखो ये इससे कैंसिल आउट, और ये स्क्वायर पर कैंसिल आउट होगा बी स्क्वायर पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया? रूट में सिग्मा ए बाय ए का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सिग्मा बी बाय बी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ रहा है रिजल्ट। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है? बिल्कुल। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल रहा आरएमएस एरर कैलकुलेट करने का या अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करने का, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक रूल रहा, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो देखिए, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर आरएमएस वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इन ए क्वांटिटी जो कि एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नेचर में है, तो फिर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा वो आप यूज करेंगे। सिग्मा जैसे मान लो एक्स में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्स इज इक्वल टू ए भी हो सकता है और बी पर भी इसका डिपेंडेंसी है। सो द जनरल फॉर्मूला विल बी सिग्मा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा ए स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल एक्स बाय डेल ए का होल स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए का होल स्क्वायर है, प्लस में सिग्मा बी स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल एक्स बाय डेल बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखो आपको याद रखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा सिग्मा एक्स कैलकुलेट होगा विच डिनोट्स द एरर और यू से दैट अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट, ठीक है। और अगर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन है तो फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? यहां से सिग्मा एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो एक्स से आपने जैसे डिवाइड किया है ना, तो उस साइड भी जाकर के क्या हो जाएगा? यहां पर डिवाइड होगा। रिमेंबर, ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्स से तभी डिवाइड करना है जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाला रूल फॉलो होता है, ठीक है। चलिए, ये सीएसआर नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 का लगभग एक क्वेश्चन है, जिसमें में गिवन है क्वांटिटी z जो x और y का फंक्शन है। ओके, इस प्रकार से आपको दे रखा है। x और y में जो मेजरमेंट किया गया वो वैल्यू आपको ये मिलती है, ठीक है। आप साफ साफ देख करके भी बता सकते हैं कि x में जो एरर है, ठीक है, अनसर्टिनिटी जो प्रेजेंट है दैट वाज 0.05, और जो y में अनसर्टिनिटी प्रेजेंट है दैट वाज 0.02। अब आपने कैलकुलेट करना था कि एरर z में कितना होगा, यानी अनसर्टिनिटी z में कितना है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। ये दोनों हमारे पास में y और x का जो फंक्शन है ना, तो z टोटली इन दोनों में सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में कभी भी फ्रैक्शनल आरएमएस एरर कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है ना। वहां पर आप फॉर्मूले में क्या करेंगे? सिग्मा x, ठीक है, इज इक्वल टू रूट में सिग्मा ए स्क्वायर डेल एक्स बाय डेल ए का होल स्क्वायर प्लस में सिग्मा बी स्क्वायर एंड डेल एक्स बाय डेल बी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे अभी, क्योंकि यहां पर x, a और b थोड़ी ना है, यहां पर है z, x और y, यानी x की जगह पर z है और a और b की जगह पर यहां y और x है, ठीक है। तो मेरे पास यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा सिग्मा z, यानी अनसर्टिनिटी इन द z, या आप कह सकते हैं कि z में एरर जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अंडर रूट में, ठीक है, सिग्मा एंड देन वी हैव एक्स स्क्वायर एंड डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में फिर यहां से हो जाएगा सिग्मा y स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल z बाय डेल y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब देखो, पार्शियल डेरिवेटिव आपको चाहिए यहां से x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में। तो देखो, यहां से मेरे पास आएगा डेल z बाय डेल x, ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा -2, और डेल z बाय डेल y कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास +3। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा रूट में, ठीक है, रूट में -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा यहां से 3 का स्क्वायर 9 एंड सिग्मा y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अनसर्टिनिटी इन द x एंड अनसर्टिनिटी इन द y हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.05 एंड 0.02, यहां पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा रूट में 4 इंटू 0.05 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 0.02 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जहां एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो हो रहा है।
ज्यादातर क्वेश्चन जो सीएसआर नेट में आते हैं वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के होते हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। सीएसआर नेट का प्रीवियस ईयर में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, ये फॉर्मूला है। आरएमएस एरर जो मेजरमेंट है पी और ए में वो आपको गिवन है 1%, 3%। इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज आरएमएस एरर? तो आरएमएस एरर का मीनिंग हो गया सिग्मा पी डिवाइड बाय पी, ठीक है ना। तो इसमें क्योंकि फ्रैक्शनल की बात करते हैं ना, तो फ्रैक्शनल में हमारे पास ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1%, ठीक है। और जो हमें सिग्मा ए बाय ए दे रखा है आरएमएस एरर, दैट इज गिवन टू यू 3%। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एल और वी मेजर्ड होते हैं एक्यूरेटली, यानी कोई किसी प्रकार का एरर उसमें नहीं है, ठीक है। एल और वी में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है, तो आरएमएस एरर ईटा में कितना होगा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो ईटा का फॉर्मूला है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CPA⁴, ऐसा भी लिख सकते हैं, जहां C हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब क्योंकि हमें एक्यूरेटली वो वैल्यू मिल रही है ना L और V का, तो π/8 × LV, इससे आप कुछ कांस्टेंट एज्यूम करके चल सकते हैं, ओके। तो ये मेरे पास है ईटा का वैल्यू, और आपने कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट आरएमएस एरर इन ईटा, दैट मींस सिग्मा ईटा बाय ईटा आपने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि यहां पर देखो मल्टीप्लीकेशन है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन में हमेशा फ्रैक्शनल आरएमएस एरर सोल्व करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल आरएमएस एरर हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल एरर मतलब ये हो गया कुछ इस प्रकार से कि सिग्मा ईटा बाय ईटा, ये आपने सोल्व करना है। बट अभी के लिए काम करते हैं, ये ईटा जो है ना डिनोमिनेटर में नहीं लेकर के आते हैं। फिलहाल हम फॉर्मूला देखते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला इज अंडर रूट में सिग्मा पी स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल ईटा बाय डेल पी का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा सिग्मा ए का स्क्वायर एंड देन वी हैव डेल ईटा बाय डेल ए का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला था, हमने स्टडी जो किया, ठीक है। अब क्योंकि फ्रैक्शनल में टर्म में बात करेंगे तो इसका मतलब दोनों तरफ ईटा से डिवाइड कर देते हैं, यहां जाएगा तो ईटा स्क्वायर, यहां पर भी होगा तो ईटा स्क्वायर, ठीक है। और ईटा स्क्वायर आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ ईटा स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर पी स्क्वायर एंड a⁴ है, ठीक है। आप साफ साफ देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा पी और सिग्मा ए, तो ये हालांकि आप यहां से निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले ईटा का पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिए पी के रेस्पेक्ट में और ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पहले सोल्व कर लें। सो डेल ईटा बाय डेल पी, ठीक है, ये मेरे पास आएगा देखो c × a⁴, तो c × a⁴, और डेल ईटा बाय डेल ए ये कितना आएगा? सो दिस कम्स आउट टू बी 4CPA⁵, ठीक है। सो 4CPA⁵ ये मेरे पास आ रहा है, सही है। ये सभी वैल्यूज हम यहां पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ईटा स्क्वायर का ये वैल्यू दोनों तरफ, ये वैल्यू भी मुझे मिल गया है, सारी वैल्यू यहां पुट करें। सो रूट में, और ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपको सोल्व ही करना है, तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो बस इसी को ही आपने किसी प्रकार से जो है फाइंड आउट करेंगे। इसको पहले इस टर्म में लेकर के आना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1%, 3%, ठीक है। तो यहां से आएगा सिग्मा पी स्क्वायर डिवाइड बाय ईटा स्क्वायर है सी स्क्वायर पी स्क्वायर a⁴, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा सी स्क्वायर a⁴, ठीक है। प्लस में, ठीक है, प्लस में हो गया मेरे पास में सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर नेक्स्ट है ईटा स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर पी स्क्वायर a⁴ है, ठीक है। और फिर इसका स्क्वायर, तो यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है ना। 16 c⁴2 p2 और a⁴6, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करेंगे, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और इस केस में कैलकुलेट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे ये सभी, और यहाँ पर ये स्क्वायर पर, ठीक है। तो बेसिकली जो फाइनल आपका आंसर आ रहा है दैट वाज रूट में सिग्मा पी डिवाइड बाय पी का होल स्क्वायर, और प्लस में हो गया 16 × सिग्मा ए बाय ए का होल स्क्वायर। एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहां से देखने को मिल रहा है, एक ट्रिक आपको देखने को मिल रहा है, देयर इज ए ट्रिक, ठीक है। ट्रिक टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, जहां पर ट्रिक टू सोल्व द प्रॉब्लम जहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन देखने को मिलता है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम था, ठीक है। तो ऐसे केस में ट्रिक क्या रहेगी, ये देखो जो p का पावर था, p का पावर कितना है? 1 है, p का पावर यहां 1 है, तो देखो यहां 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, पावर का स्क्वायर, और फिर आरएमएस एरर इन द p इसका स्क्वायर, प्लस में फिर a में देखो a में पावर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, और फिर आरएमएस एरर इन द a का स्क्वायर, तो हमेशा लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास दे रखा है आपको x = a² b²।
अब मान लीजिए आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द आरएमएस एरर इन द एक्स, तो आप क्या करेंगे, द ट्रिक विल बी सेज कि हमने पावर जो है, जैसे यहाँ क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, पावर जो है ए का कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर आरएमएस एरर मान लो ए के अंदर है 1% का, प्लस में फिर 3 है इसका पावर, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और बी में जो है आरएमएस एरर कितना है, मान लेते हैं 4% का, तो बस इसे कैलकुलेट करने पर हमारे पास मिल जाएगा आरएमएस एरर कितना है एक्स के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है, दिस इज ए ट्रिक, एक ट्रिक की तरह आप इसको ट्रीट करके चल सकते हैं, ओके। और अब देखो ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये वैल्यू कितना है 1%, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 ही हमारे पास, ठीक है। तो 1 प्लस में फिर आ जाएगा देखो 16, और यहाँ है सिग्मा ए बाई ए, तो ये आपको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, इतना % आपके पास आएगा। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लें, तो सोल्व करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली यहां आंसर मिलेगा 12%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 12%, आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग इसका आंसर कितना आएगा 12%, ओके। ऐसे आपने इसको कैलकुलेट करना था, एंड दिस इज द ट्रिक टू सोल्व द प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखें ये ट्रिक कब एप्लीकेबल है, जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको क्वांटिटीज दी हुई है ना, ए, MP और FP। अब ये क्या है उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था, बस जस्ट एक फॉर्मूला आपको गिवन है। यहां जो MP है इसका वैल्यू गिवन है 6000 ± 160 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि FP का ये वैल्यू गिवन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एंड दीज डिनोट द अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट, मैंने आपको बता रखा है ये अनसर्टिनिटी है मेजरमेंट में, मीनिंग ये हो गया सिग्मा MP का ये वैल्यू है और सिग्मा FP का ये वैल्यू है, ठीक है, दीज डिनोट्स द अनसर्टिनिटी। नेक्स्ट आपने बताना है एरर ए के अंदर कितना है। एरर ए में होने का मतलब ये हो गया कि सिग्मा ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। सो देखो अभी देखो एरर अगर आपने कैलकुलेट करना है ए के अंदर, तो ए का जो वैल्यू आएगा, फॉर्मूला जो आएगा यहां से वो आ जाएगा FP इंटू में MP की पावर हाफ, यही आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ट्रिक काम करती है। सो ट्रिक क्या कहेगी, ट्रिक कहता है कि जो हमारे पास सिग्मा ए बाय ए आएगा, ठीक है, आरएमएस एरर इन द ए इज कैलकुलेटेड एज रूट ऑफ FP का पावर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी सिग्मा ऑफ FP डिवाइड बाय FP, आप इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। प्लस में फिर देखो MP का पावर कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, पावर का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन वी हैव सिग्मा MP डिवाइड बाय MP, और इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहां पर जो है ना सारी वैल्यूज को आपने पुट करना है। बेसिकली आप सिग्मा ए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए को उस साइड ले जाएंगे तो ए आ जाएगा, रूट में हो गया यहां से सिग्मा FP डिवाइड बाय FP इसका होल स्क्वायर, प्लस में हो गया 1/4, एंड देन वी हैव सिग्मा MP डिवाइड बाय MP का होल स्क्वायर। एक काम और कर सकते हैं, जो ए का वैल्यू है वो भी पुट कर देते हैं। सो ए का वैल्यू है मल्टीप्लाई FP एंड अंडर रूट में MP, ठीक है। क्या आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं? बिल्कुल। देखो FP MP गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, FP का वैल्यू गिवन है 180, MP का वैल्यू गिवन है 6000, ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटीज, सो अनसर्टिनिटी इन द MP इज गिवन टू यू 160 और अनसर्टिनिटी इन द FP इज गिवन टू यू 15। क्या सारी वैल्यूज यहां पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा? बस वही करना है आपने, ठीक है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हुए आप जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द CSR नेट प्रीवियस ईयर। ये सभी जो भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन CSR नेट में बनते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर पर बेस्ड, ठीक है। सो प्रोपेगेशन ऑफ एरर पर आप लोगों का जो लेक्चर है वो यहाँ खत्म होता है। कंप्लीट आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा बेस्ड ऑन दिस सोल्व हो जाएगा यूजिंग दिस ट्रिक्स एंड दिस फॉर्मूलेज, ठीक है, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेक्चर को ऑफ करते हैं। होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।